गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 2 चैप्टर का रिवीजन अपन लोग लगा चुके हैं, डिबेंचर्स का भी और चार्जेस का भी। तो अगला हमारा एक छोटा सा चैप्टर और है पब्लिक डिपॉजिट का। तो चलिए आज पब्लिक डिपॉजिट वाले चैप्टर पे अपन लोग फटाफट से एक रिवीजन लगा लेते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है। डिपॉजिट का मीनिंग आप लोग सब जानते हो। कंपनी एक तरह से पब्लिक से या अपने मेंबर से कुछ पैसा ले रही है एज अ लोन। लोन ज़रूर है लेकिन वो डिपॉजिट नेचर का है, यानी बहुत शॉर्ट टर्म नेचर का रहेगा और कंपनी उस पर पे करेगी इंटरेस्ट भी। तो ये तो बहुत सिंपल सा मीनिंग है हमारा डिपॉजिट का। मेन अपने को कंडीशंस पढ़नी है कि भाई कंपनी डिपॉजिट किन से एक्सेप्ट करेगी। 2 पार्ट में हमने प्रोविजन को डिवाइड किया। पहला पार्ट कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी अपने मेंबर से और दूसरा एक्सेप्ट करेगी पब्लिक से। अगर कंपनी मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करे तो कोई भी कंपनी कर सकती है, एवरी कंपनी। ध्यान ये रखना है सेक्शन 73(2) के कुछ प्रोविजंस अपने को, कुछ कंडीशंस अपने को ध्यान में रखनी पड़ेंगी ना। तो फटाफट से आपको मैं कंडीशंस बता देता हूं। सबसे पहले कंपनी को पास करना पड़ेगा एक रेजोल्यूशन। देन कंपनी को अपने मेंबर्स को रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए एक सर्कुलर इशू करना पड़ेगा। ये सर्कुलर मेंबर से पहले जाएगा आरओसी को और उसके बाद इशू होगा मेंबर्स को। इस सर्कुलर में कंपनी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने मेंबर्स को बताएगी, जिसमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस सर्कुलर में कंपनी क्रेडिट रेटिंग बताएगी। सवाल ये हुआ कि सर क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? तो क्रेडिट रेटिंग एक तरह का एस्टिमेट है अबाउट द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू फुलफिल देयर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। और ये बेसिस होगा कंपनी के प्रीवियस जो भी आप कह सकते हो फाइनेंशियल पोजीशन रही है, या जो भी प्रीवियस जो कंपनी की एबिलिटीज रही हैं, उनके बेस पे ये क्रेडिट रेटिंग तैयार होगी। यानी कंपनी का क्रेडिट लेने का, डेप्ट लेने का जो कैपेसिटी है ना, उसको अपन क्रेडिट रेटिंग बोलते हैं। और इसके लिए बहुत सारे एजेंसीज होती हैं जो फाइंड आउट करके कंपनी को बताती हैं कि हाँ भाई ये आपका क्रेडिट रेटिंग है और इतना अभी आप और लोन या डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। तो वो क्रेडिट रेटिंग कंपनी को करवा के अपने सर्कुलर के अंदर डालनी पड़ेगी, ताकि हमारे मेंबर्स कन्विंस हो जाए अच्छी तरह से कि कंपनी और लोन लेने में सक्षम है या और लोन लेने में कैपेबल है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। तो क्रेडिट रेटिंग के अलावा उस सर्कुलर में कंपनी अब तक के जो भी प्रीवियस डिपॉजिट है उनकी इंफॉर्मेशन भी डालेगी। साथ में कंपनी अपने मेंबर्स को ये भी बता देगी कि भाई और क्या कुछ बेनिफिट्स डिपॉजिट से हमारे हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी सर्कुलर में इन्फॉर्म कर देगी। ठीक है। अब सर्कुलर की कंडीशन के बाद कंपनी को एक खास काम ये करना पड़ेगा कि कंपनी को एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व। यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जितने भी डिपॉजिट मैच्योर होने वाले हैं उसके 15% के बराबर कंपनी एक रिजर्व मेंटेन करके रखेगी। यानी एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलेगी, उसमें एटलीस्ट 15% के बराबर का पैसा रख देगी और इस मनी का यूटिलाइज कंपनी करेगी इन डिपॉजिट के रीपेमेंट में, और कहीं पर भी कंपनी ये यूज नहीं कर सकती। ठीक है। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि भाई डिपॉजिट में लोग पैसा तो लगा देंगे लेकिन उस पैसे की सिक्योरिटी क्या? तो सिक्योरिटी के लिए कंपनी 2 काम कर रही है। पहला काम तो ये कि उस डिपॉजिट का कंपनी करवा लेगी इंश्योरेंस, है ना। इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करा लिया कि भाई कल को कंपनी नहीं पे कर पाए तो इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो जाए। दूसरा काम, कंपनी अगर चाहे तो उस डिपॉजिट के अगेंस्ट में कुछ एसेट्स को सिक्योरिटी पे रख सकती है, चार्ज कर सकती है, ऐसा भी कंपनी कर सकती है। फिर कंपनी को ये एश्योरेंस भी देना पड़ेगा कि कंपनी ने अब तक के डिपॉजिट्स और उन पर इंटरेस्ट के पेमेंट में किसी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया है। ये सारी कंडीशंस अगर पूरी है तो मेंबर से कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है डिपॉजिट्स। ठीक है। अब दूसरा पार्ट आता है जो सेक्शन 76 में है कि भाई अगर पब्लिक से अपने को एक्सेप्ट करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये समझो, हर कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कंपनीज, खास करके पब्लिक कंपनीज, क्योंकि पब्लिक की बात हो रही है, जिनका नेटवर्थ 100 करोड़ और मोर का है या जिनका एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ या उससे ज्यादा का है, 500 करोड़ और मोर, वही एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक से डिपॉजिट। ये तो हो गया अपना एलिजिबिलिटी वाला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर जो कंडीशंस अपन ने अभी मेंबर्स वाली पढ़ी, वो सेम टू सेम कंडीशंस इन कंपनीज को भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए पूरा करना पड़ेगा। यानी सारी कंडीशंस वो की वो रहेंगी। क्रेडिट रेटिंग भी कराना पड़ेगा, एसेट को चार्ज पे रखना पड़ेगा, उसका 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा। ये सब चीजें उनको भी करनी है। तो बहुत सिंपल कंडीशंस है। आप मिक्स करके इस पॉइंट को एग्जाम के अंदर अगर आए तो लिख सकते हैं। अब एक पॉइंट आया कि आखिर क्या कोई पनिशमेंट्स लगेंगे, क्या कोई पेनल्टीज रहेंगी? जी हाँ,
73(2) और 76 के प्रोविजंस को अगर नहीं फॉलो किया गया तो बिल्कुल पेनल्टीज लगने वाली है, पनिशमेंट लगने वाला है, जो 76A से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, यहां डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं क्योंकि पनिशमेंट आपको सीधा पढ़ना है। तो 76A में इन दोनों सेक्शंस को फॉलो नहीं किया, उसका पनिशमेंट आपको देके रखा है। फिर एक सेक्शन आता है 74। देखिए, इस एक्ट के एप्लीकेबल होने से पहले जो भी डिपॉजिट्स थे जो पुराने कंपनीज एक्ट 1956 में एक्सेप्ट किए, उनका अब कंपनी को क्या करना है। बहुत सिंपल है, एक्ट के एप्लीकेबल होने की डेट से 3 मंथ्स में उन सब का एक लिस्ट बनाओ, स्टेटमेंट बनाओ और आरओसी को सबमिट करो। पहला काम। दूसरा काम यह करना है कि इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी डेट से, मतलब जब ये सेक्शन एप्लीकेबल हुआ वहां से 1 साल या उन डिपॉजिट का जो एक्चुअल मैच्योरिटी डेट है उनमें से जो भी पहले आ जाए, विच एवर इज अर्लियर, तब तक आपको उन डिपॉजिट का पेमेंट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2014 से, फॉर एग्जाम्पल अभी मानते हैं 1 अप्रैल 2014 से हमारा ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ, ये सेक्शन एप्लीकेबल हुआ। तो इस सेक्शन के एप्लीकेबल होने से 3 मंथ्स यानी 30 जून 14 तक एक स्टेटमेंट बनाओ, कौन कौन से डिपॉजिट अभी है वो आप आरओसी को भेज दो। और इस डेट से 1 ईयर यानी 31 मार्च 2015 हो गया हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, या इससे पहले अगर मैच्योरिटी डेट है, दोनों में से जो भी पहले हो, तब तक अपने को पेमेंट कर देना चाहिए। ये सीधा सीधा सा अपना पॉइंट है। ये सब आपको दे रखा है सेक्शन नंबर 74 में। खास बात ये ध्यान रखना है कि अगर इस सेक्शन, अच्छा ये टाइमिंग जो है वो बढ़ भी सकता है। अगर आपने कंपनी लॉ बोर्ड को इन्फॉर्म किया और कुछ वैलिड रीजंस आपने दिए तो ये टाइमिंग आपका पेमेंट का बढ़ भी सकता है। अगर 74 वाला सेक्शन फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी, 3 जगह से लगेगी, 3। एक तो 74 इटसेल्फ जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको पेनल्टी देके रखी है। दूसरा सेक्शन 447 जो फ्रॉड की पेनल्टी लगाता है वो भी लगने वाली है। तीसरा 75 एक नया सेक्शन आ गया जिसमें डैमेजेस हमने लगाई हैं, कंपनी लॉ ने डैमेजेस लगाई उन पर्सन के अगेंस्ट में जिन्होंने ये वॉयलेशन किया सेक्शन का, वो भी लगने वाला है। तो एक साथ 3 तरह की पेनल्टी, पनिशमेंट, डैमेजेस लगेंगी। वो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के जाओगे, ध्यान रखोगे। लास्ट पॉइंट ये कि भाई कौन सी वो कंपनीज हैं जिन पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, जिनको डिपॉजिट के प्रोविजंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, खास करके बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जिनको अपन बोलते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है, और जिनको गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड कर दिया आरबीआई की कंसल्ट से, क्योंकि इन कंपनीज का बेसिक काम ही डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है, तो उन पर कंपनीज एक्ट 2013 के ये जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे। तो आप इस चैप्टर को बस इसी तरह से थोड़ा सा और अच्छा सा पढ़ करके तैयार करिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के रिवीजन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। थैंक यू।